ठीक है, अभी मैं 2-3 टॉपिक करेंगे जो थोड़ा इस चैप्टर में बार बार हमारे पास आता रहेगा, तो उनको पहले हम कर लेंगे। एक टॉपिक जरा अभी हम देखेंगे नॉर्मेलिटी। जरा स्क्रीन पे देखें, मैंने पढ़ा दिया लेकिन दोबारा एक बार करेंगे। नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंस, मोलारिटी, एन एंड एम में रिलेशन और पीपीएम। ये टॉपिक अभी हम तुरंत एक बार रिवाइज कर लेंगे, आज ही कर लेंगे, खत्म हो जाएगा ये लफड़ा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की भी हम थोड़ा हेल्प लेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से इसको थोड़ा हम कर लेंगे, कवर हो जाएगा। 30 को हमारा टेस्ट है, एक बार जरा सा देख लें, 30 को ये टेस्ट होना चाहिए। 30, हाँ ठीक है, 30 को रख लेते हैं, फ्राइडे है टेस्ट। वेट करें जरा सा, 2 लोग अभी और लेट ज्वाइन कर रहे हैं। 30 को टेस्ट है, अप्रैल, जिसमें सॉलिड स्टेट प्लस सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन तो पूरा हुआ नहीं है, तो कंसंट्रेशन टर्म पूरा आएगा। कंसंट्रेशन टर्म का मतलब मोल कंसेप्ट 2 से टॉपिक जो जो हमने यहाँ पे कर लिया है, इन सब से क्वेश्चन आएगा, आप इसको जरा अच्छे से तैयार कर लेना। तो 30 अप्रैल को हमारा टेस्ट है, तो कंसंट्रेशन तक आएगा। हमने भी वेपर प्रेशर का एक लेक्चर पढ़ा दिया है, जरा मैं एक बार बोल देता हूँ। वेपर प्रेशर एक बार मैंने एक लेक्चर पढ़ा दिया है, इसे आप जरा सा देख लेना, इवनिंग के स्लॉट में मैंने पढ़ाया था, तो आप इसे वहां से कवर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक बार आप पढ़ लेंगे तो जब मैं दोबारा मतलब आगे पढ़ाऊंगा, वेपर प्रेशर से आगे मुझे पढ़ाना है एक्चुअली फैक्टर इफेक्टिंग वेपर प्रेशर मुझे पढ़ाना है। फैक्टर इफेक्टिंग क्या होगा, जब वेपर प्रेशर को इफेक्ट करेगा, तो जब मैं फैक्टर पढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर 5 मिनट के लिए रिकॉल एक बार कर दूंगा, इवेपोरेशन भी 5 मिनट के लिए रिकॉल कर दूंगा। लेकिन जो बच्चे ने वेपर प्रेशर की क्लासेस अभी नहीं करी है, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से आप वेपर प्रेशर की क्लास कर लेना। और 30 को पेपर है जिसमें सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन आएगा। फिजिक्स, मैथ और बायो का सिलेबस क्या है ये आज आपको हम शेयर कर देंगे। फिजिक्स, मैथ और बायो का आज हम शेयर कर देंगे। तो पहले आप ही से क्वेश्चन लें। चलो जरा से देखो, ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, आपको क्लास नोट्स में लिखना नहीं है, आप 2-3 पेजेस रफ लेके उसमें सॉल्व करना है। ठीक है, क्लास नोट्स में हमने जितनी बातें काम की उतना लिख लिया है। ये चीजें हम बस क्यों लिख रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए लिख रहे हैं कि हमसे कहीं गलती वलती ना हो जाए, इसलिए चीजें हम लिख रहे हैं कि आप कहीं गलती ना करें। ठीक है, क्वेश्चन है, कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ठीक है, ये लिखा हुआ है Al2SO4 थ्राइस। ये जरा कॉपी करना है और इसको बताना है। ठीक है, कैलकुलेट लिखा हुआ है यहाँ पे इक्विवेलेंट मास ऑफ Al2SO4 थ्राइस। थोड़ा जल्दी करेंगे, कम से कम 15-20 क्वेश्चन हम लोग करके इधर के सारे टॉपिक बार अच्छे से कर लेंगे। फिर मैं आपसे पूछूंगा कोई डाउट है तो आप मेरे को बताना, फिर हम लोग थोड़ा कर लेंगे। जिसका सॉल्व हो जाए जरा जल्दी से मुझे ग्रुप में मैसेज ड्रॉप करेगा। मुझे लगता है करना चाहिए मुझे, आप कर नहीं पा रहे हैं शायद। इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास बताना है Al2SO4 थ्राइस का। तुम लोग यार क्वेश्चन करा करो। ये देखो, चलो आओ यहाँ पे मैं करता हूँ। मेथड 1, मेथड 1 हमारे पास इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है, यहाँ देख लो, आयनिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, यह फॉर्मूला होता है। अगर इस कंपाउंड का मैं मोलर मास पहले निकालूंगा, तो देखो यहाँ पे 27 × 2, 27 एल्यूमिनियम की मास है। यहाँ देखेंगे 27 × 2 एल्यूमिनियम की मास है। सल्फर का मास होता है 32, तो इंटू 3 लिखूंगा क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई आउटसाइड से है। और ऑक्सीजन का मास जो हम देखेंगे 16 × 12 है। 16 × 12 में 4 × 3, 4 × 3 तो मल्टीप्लाई है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 54 इधर देख सकते हैं हम, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये लिख देता हूँ 54 + 32 × 3, ये 6 यहाँ देख सकते हैं।
ठीक है। मोलर मास ऐसे गलत बता दिया, 32 इंटू 3, ये देखेंगे 6 यहाँ पे स्क्रीन पे जरा देखो, और यहाँ पे 96, और ये हो जाएगा यहाँ पे 16 इंटू 12, 16 इंटू 12 जरा से देखेंगे एक बार हम, एक ने आंसर भेजा है, जरा देख लें एक बार। ठीक है, गलत है आंसर, मैं जानता था। ये 192 हो जाएगा। जब इन सबों को हम सम करेंगे, ये सब रफ है, जब सबको सम करेंगे तो ये होगा 342। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 342 इक्विवेलेंट निकालने के लिए 342। नीचे एन फैक्टर लेना है, बच्चा समझेगा इसका एन फैक्टर 3 है, लेकिन आपको पता है ये किस टाइप का सॉल्ट है, AX/BY सॉल्ट है ये। AX/BY क्यों है? क्योंकि ये इस पे इतना चार्ज है और इस पे इतना चार्ज है, आप देख सकते हैं। आपको पता होगा पिछले क्लास में सॉल्ट के बारे में हमने बात किया, एक सॉल्ट है AB जिसका नाम है NaCl, आप देख सकते हो। एक सॉल्ट है A2B जिसका नाम है MgCl2, या यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा से देख लो आप, Na इस तरीके का MgCl2 लिखा हुआ है, या इसी का नाम है AB2 सॉल्ट। एक सॉल्ट का नाम है A3B सॉल्ट, या इसी का नाम है AB3 सॉल्ट जिसमें AlCl3 होगा। लेकिन ये सॉल्ट आप देख सकते हैं कैसा है, AX/BY सॉल्ट है। जब कहीं कंपाउंड में AX/BY सॉल्ट आता है, AX/BY सॉल्ट आता है, तो इसका एन फैक्टर जो होता है, हमने पिछले क्लास में देखा है, X/Y होता है। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 6 होगा। कैसे पता चला होगा? इसका जो चार्ज होगा वो 3 है, और इसका चार्ज कितना है? 2 है। तो 3 इंटू 2 का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 57। कितना आएगा? 57। तो करेक्ट आंसर 57 है, जो गलत लिख दिया था। मेथड 1 ही है, मेथड 2 से भी जरा सॉल्व करके देखता हूँ एक बार। ऐसे ही थोड़ा फटाफट हम लोग 10-15 क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। मेथड 2 जरा से देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। मेथड 2 है, अगर इस तरीके से आप करने में कंफर्ट फील नहीं करते हो तो आप ऐसे कर लें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al3 प्लस, ऐसे लिख लो, यहाँ देख लो, प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट माइनस, ऐसे निकाल लो, अलग अलग निकालो, एक ही बात है। तो जब इसको हम निकालेंगे तो यहाँ पे 27 जो इसका मास है, डिवाइडेड बाई इसका एन फैक्टर, एन फैक्टर होता है टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है? 3 है, प्लस यहाँ पे सल्फेट का मोलर मास देखेंगे, सल्फेट का मोलर मास SO4, SO4 का जो मोलर मास देखेंगे तो यहाँ पे 32, यहाँ देख लो, और ये 64, 32 और प्लस 64 हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 32 प्लस 64, और इसका एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना है? 2। जब इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, 32 प्लस 64 हो जाएगा हमारा 4 to 6 96 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, 70 27/3 दैट इज 9, प्लस ये 96/2 कितना होगा? 48। जब इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 57 ही आंसर आएगा। कितना आएगा? 57 ही आंसर आएगा। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सा एक आपको लिखना है, Na3PO4, ये बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। BaCl2 Na3PO4 प्लस BaCl2 ट्वाइस प्लस NaCl प्लस NaCl, जल्दी से बैलेंस करके बताना है। और बैठने से कोई फायदा नहीं है, फटाफट तुम लोग करो और मुझे बताओ कितना क्या आंसर आने वाला है। नोटबुक बिल्कुल नहीं देखना है, और अभी क्वेश्चन वो करना है। बहुत देख लिया तुम लोगों ने नोटबुक। ऐसे बैलेंस नहीं करना है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह वगैरह 10-12 लाइन में नहीं करना है, सीधा एक लाइन में करना है, एन फैक्टर की हेल्प से करना है। ठीक है, एन फैक्टर की हेल्प से करना है, जल्दी से करेंगे। मुझे सबकी रेशियो बता दो कितना आ रहा है। ये आया 2, गलत है। हाँ, ये बहुत बढ़िया, साहिल का सही है, बहुत बढ़िया, श्रेया का सही है, बहुत बढ़िया, सबका सही ऑलमोस्ट आ रहा है। देखते हैं एक बार करके। पहले एन फैक्टर निकालेंगे। इस मॉलिक्यूल का एन फैक्टर देखो आप यहाँ पे,
एन फैक्टर की वैल्यू 3 है। एन फैक्टर मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ चार्ज। ये इसमें फॉस्फेट की चार्ज कितनी है -3, या सोडियम का चार्ज कितना है 3 है। इसमें एन फैक्टर कितना है, इसमें 2 है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, मैंने आपसे बोला है क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा 2Na, देख लो आप, PO4 प्लस 3BaCl2 यहाँ पे लिखा हुआ है गिव्स। इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एज इट इज कॉपी होगा। तो यहाँ फॉस्फेट की वैल्यू 2 लिखा हुआ है तो एज इट इज कॉपी करेंगे। और NaCl की वैल्यू 6 हो गया तो लिखेंगे 6NaCl। क्या लिखेंगे, 6NaCl। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। एक कंपाउंड है, यहाँ लिखा हुआ है K2CrO4, बहुत इंपॉर्टेंट है। K2CrO4 Cr+3, एन फैक्टर बताना है इसका कितना होगा। एक कंपाउंड है, ऑलमोस्ट बच्चों के सही आए हैं, सबके सही है ये क्वेश्चन का आंसर। K2CrO4 और Cr+3 लिखा हुआ है, एन फैक्टर बताना है। जल्दी से कैलकुलेट करके एन फैक्टर बताएंगे। एन फैक्टर की वैल्यू एक ने बोला है 3, आप देख लीजिए। कैसे आएगा देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इसका पहले निकालेंगे, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 × 2, स्क्रीन पे देखें, +1 × 2 +x -2 × 4 = 0। ये 2 + x -8 = 0। x की वैल्यू कितनी है +6, ये लिख दिया हमने +6। इसके बारे में बात हो रहा है और डाटा इधर गिवन नहीं है और डाटा राइट हैंड साइड में गिवन नहीं है। तो एन फैक्टर का मतलब होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो 6 से कितना जा रहा है, ये 3 जा रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 × नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ Cr के पास कोई और एटम लिखा हुआ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। एन फैक्टर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिसका अगर एन फैक्टर जल्दी से बताना है आपको कि एक कंपाउंड है एन फैक्टर के लिए लिखना है जो बहुत इजी है थोड़ा। लिखते हैं H2C2O4 gives CO2, और एक लिखना Na2H2O3 gives S4O6 - 2, S4O6 - 2, H2C2O4 gives CO2, Na2H2O3 gives S4O6 - 2। जल्दी करके बताना है, इन दोनों के एन फैक्टर बताने हैं आपको। जल्दी सॉल्व करेंगे। हो गया यार, तुम लोगों से कर नहीं पा रहे हो और कैमरा भी बंद रखते हो, बोल बोल के थक जाओ, समझ में नहीं आता। आपको 10 बार बोल चुका हूँ कैमरा ऑन रखा करो। हमारे ऊपर भी प्रेशर आता होगा तभी तो बोल रहे हैं।
मुझे लगता है करना चाहिए, आप कर नहीं पा रहे हैं। आप अपने आप को खुद देखिए, आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर देखूंगा यहाँ +1 × 2 देख लो, यहाँ पे 2x -8 = 0, यहाँ पे 2 + 2x -8 = 0। तो मैं यहाँ पे 2x = 6 लिखूंगा, x = +3 लिखूंगा, तो यहाँ पे +3 लिख लूंगा। यहाँ पे कार्बन पे +4 है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं देखूंगा एन फैक्टर कितना है 1, पहले डिफरेंस देखूंगा कितना है 1। कार्बन की टोटल आइटम इतनी कितनी लिखी हुई है यहाँ पे 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ बोल रहा हूँ, ध्यान से सभी लोग सुन लो। ये जो एन फैक्टर आया हुआ है, ये इसके रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में है? ये रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा लिखा होता, जरा सभी बच्चे देखें, इस तरीके से बना दिया होता, पता नहीं कैसे बन गया, उसे बना दिया मान लेते हैं, ऐसा बना दिया, और इसका एन फैक्टर पूछता तो इसका एन फैक्टर कुछ और आता। दोबारा एक बार बोल रहा हूँ, पहले वाले क्वेश्चन में एन फैक्टर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में है, लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर आप मेरे से एन फैक्टर पूछोगे तो इसका एन फैक्टर जरा सा देख लो, अगर आप मेरे से चाहते हो तो। इसका एन फैक्टर केवल और केवल कितना है? 1 है, यानी प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में इस बार है। प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कितना है? 1 है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे कार्बन की वैल्यू कितनी लिखी हुई है? 1 लिखी हुई है। यहाँ पे कार्बन की वैल्यू कितनी लिखी थी? 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन का एक बच्चे ने मेरे को करके भेजा है, जो काफी शायद सही भेजा होगा, बिल्कुल सही। थर्ड में 4 आता, कोई करे क्योंकि थोड़ा मुश्किल था। यहाँ पे देखते हैं, ये 2 सोडियम है, यहाँ पे मैं सीधा यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2, और यहाँ पे -2 × 3 -6, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी +4। +4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। दोबारा एक बार जैसे देख लें, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमने कैसे निकाला? 2 सोडियम यानी +2, ऑक्सीजन की वैल्यू -6, 2 हट गया, तो वहां पे आ गया 4 के हिसाब से हम देखेंगे तो कितना आएगा? +2 आएगा। यहाँ पे जरा अगर हम बातचीत करेंगे S4O6 के बारे में, अगर हम बात करेंगे तो -12, यहाँ पे जरा देख लो, ऐसे लिख देता हूँ 4x प्लस -12 = 0, -2 लिखा हुआ है, सॉरी, -2 लिखा हुआ है, तो 4x -12 = -2, 4x इधर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, और x की वैल्यू 10/4, 10/4 आप समझ गए होंगे, अब कितना आ जाएगा? ये 5/2, ये कितना आएगा? 5/2। तो मैं यहाँ से एन फैक्टर निकालूंगा, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5/2 और 2 कितना आ जाएगा? ये हाफ, कितना आएगा? हाफ, इनटू यहाँ पे देख सकते हैं 2 लिखा हुआ है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एन फैक्टर कितना आएगा? 1, जो काफी इंपॉर्टेंट था। इसको जरा हमें ट्राई करना था, आपने समय इसमें बहुत कंज्यूम कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे थोड़ा एक और, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। क्वेश्चन है थोड़ा, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी लिखा आप लोगों ने। एक थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन लिख लेते हैं, मतलब अगले चैप्टर का था लेकिन अभी लिख लेते हैं। इसको हमने वैसे पढ़ा दिया है, 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4। ठीक है, मोलर मास इसका लिख देता हूँ ताकि आप मेरे को परेशान ना करें, M158 इन 500 ml ऑफ, इन 500 सॉल्यूशन लिख लेना, ब्रैकेट में लिखा H+ आयन, ये थोड़ा लिख। 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4, मोलर मास हमने पहले से गिवन है, इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी, इसका कैलकुलेट करना आपको। ठीक है, जल्दी से करेंगे सॉल्व। थोड़ा घर पे अपने आप को टाइम देंगे, क्योंकि अब ये साल देख लो आप, तुरंत अप्रैल आ गया है, मुझे पूरा विश्वास है कैसे निकलेगा पता नहीं चलेगा, तो टेंशन बढ़ जाएगी। कैसे करेंगे? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला चलेंगे, देखेंगे। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है एन फैक्टर इंटू, आपको याद होगा एन फैक्टर इंटू क्या लिखते हैं? इधर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट लिख लो, जो अच्छा लगता है लिख लो, या एन फैक्टर इंटू V/L लीटर लिख सकते, एक ही बात है। कई फॉर्मूले हैं, उसमें से एक फॉर्मूला ये हमने यूज करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में डाटा गिवन है। जल्दी सॉल्व करके बताएंगे। मुझे करना चाहिए, आप कर नहीं पा रहे हैं। एन फैक्टर कितना होगा KMnO4 का? ये कैसे पता चलेगा KMnO4 का एन फैक्टर कितना होगा? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ लास्ट में H+,
लास्ट में लिखा हुआ है H प्लस आयन या H प्लस लिखा हुआ है, एक ही बात है। इसका मतलब क्वेश्चन में उसने क्या लिख दिया है, एसिडिक मीडियम। क्वेश्चन में उसने क्या लिख दिया है, एसिडिक मीडियम। जब एसिडिक मीडियम के बारे में हम बात करेंगे तो इसका मतलब उसने कितना फैक्टर लिखा है, 5। कितना लिखा है, 5। एसिडिक मीडियम में आपको याद होगा ऐसे हमने शॉर्टकट बनाया था, बैन 153, बेसिक 1 एसिडिक 5 न्यूट्रल 3, बेसिक 1 एसिडिक 5 न्यूट्रल 3, तो मैं लिखूंगा 5। और एन के बारे में बात करेंगे तो क्वेश्चन में गिवन डाटा है 31.6 और मोलर मास कितना है 158 डिवाइडेड वॉल्यूम लीटर में लेना है, तो वॉल्यूम कितना है 500 ml है ये। लीटर में लेने के लिए क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सभी बच्चों का सही आंसर है 2, इसका आंसर है। ये 1000 का मल्टीप्लाई है, ये थोड़ा आप देख लेना ऐसे, 1000 का मल्टीप्लाई है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, थोड़ा एक लिखना है, मतलब कैलकुलेट नॉर्मेलिटी, ये प्रीवियस जेईई का क्वेश्चन है। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी 0.3 m S3PO4, 0.3 m S3PO4, 0.3 m S3PO4। आप फॉर्मूला वगैरह नोट्स में देखिए, फॉर्मूला देख के या फिर कैलकुलेट करके मुझे बताइए, नहीं तो अटेंडेंस लगाते ही रह जाएंगे पूरे जीवन। जस्ट फॉर्मूला देखना है और बताना है। बिल्कुल, दो बच्चों के सही है, भव्य आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। क्या करेंगे, नौतेज का बिल्कुल सही आंसर है। क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी में रिलेशन देखेंगे। मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन ये होता है, जरा देख लें, एन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दें तो कैपिटल एन आता है, तो मैं यहाँ पे 0.3 लिखूंगा और इसका एन फैक्टर कितना है, 3 है। कैसे पता चला, तो इसके लिए हमने शॉर्टकट लिखा है टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1। तो सॉल्व करेंगे कितना होगा, 0.9 एन, 0.9 एन। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा हो। एक क्वेश्चन थोड़ा और कर लेते हैं, मिली मोल से भी कर लेते हैं, क्योंकि आएगा क्वेश्चन तो आप परेशान ना हो। अभी कल परसों में टेस्ट है, मतलब जो भी 30 को टेस्ट है उसमें शायद ऐसे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मोल्स ऑफ H2O2 इक्वल टू, यहाँ पे केवल लिखा हुआ है EQ, यहाँ पे लिखा हुआ है EQ। ये फिल इन द ब्लैंक्स को जरा ठीक करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को ठीक करना है। और लिख लेते हैं 30 EQ ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिख लो, 30 EQ ऑफ Al2SO4 थ्राइस इक्वल टू मोल्स लिखा हुआ है। जल्दी से करेंगे इन क्वेश्चनों को। मोल से इक्विवेलेंट में चेंज करने का फॉर्मूला देखेंगे, तो EQ इक्वल टू होता है एन फैक्टर इनटू मोल्स। EQ इक्वल टू होता है एन फैक्टर इनटू मोल्स। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, 4 आंसर आ जाएगा। EQ इनटू लिखा हुआ है EQ इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोल्स, इसका एन फैक्टर हमारा 2 है और ये 2 रखेंगे तो 4 आंसर है। दूसरे का जरा देखेंगे आप, EQ से मोल मिलाना है, EQ से मोल मिलाना है तो इसी फॉर्मूले को हमें यूज करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 और इसका Al2SO4 का थ्राइस का देखेंगे एन फैक्टर कितना होगा, 6। कितना वैल्यू आएगा, 5। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया हो, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। एक दो एन फैक्टर का थोड़ा और क्वेश्चन आपको बताना है, जब तक मुझे लगेगा डाउट है तब तक हम करते ही रहेंगे। इसे लिख लिया होगा आपने, ठीक है। क्वेश्चन है, इसका एन फैक्टर बताना है कितना होगा, I4O9 गिव्स I2। दोनों साइड से बताना है, इस बार थोड़ा इसको मुश्किल कर लेते हैं, रिएक्टेंट से भी एन फैक्टर बताना है और प्रोडक्ट से भी एन फैक्टर बताना है, दोनों साइड से बताना है। एक जो आप में अपने आप को बहुत अच्छा मानता हो, वो इसमें एन फैक्टर Cl2 का बताएगा कितना होगा।
Cl2 का एन फैक्टर बताना है कितना होगा। आप लोग ग्रुप में मैसेज सेंड किया करें, बहुत मैसेज हैं, रिप्लाई कितने को दे पाएंगे। ऐसे ग्रुप में रहेगा तो क्या होगा, एक ही स्क्रॉल में सबका दिख जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। एक बार जरा मैं बोल देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ताकि गलती आपसे ना हो। यहाँ पे लिखता हूँ EQ, MEQ, मोल्स, नॉर्मेलिटी, मोलारिटी, एन फैक्टर। ये जरा अच्छे से तैयार करना है यार। आप समझ पा रहे होंगे ये टॉपिक काफी है तो बहुत आसान, पता नहीं बच्चे कैसे गलती कर देते हैं, मुश्किल उनको लगता है गलती हो जाती है। कैलकुलेशन ज्यादा है थोड़ा, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। फॉर्मूले बहुत हैं तो रट्टा मारने की वजह से गड़बड़ हो जाता है। I409 गिव्स I2, जल्दी बताएंगे कितना आंसर आएगा। I409 गिव्स I2। I409 गिव्स I2, एक बच्चे ने बताया 18 और 9 आंसर आएगा, एक बच्चे ने बोला फ्रॉम रिएक्टेंट साइड 18। देखते हैं कैसे निकाला होगा हमने। पहले तो मैंने आपसे बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो ये लिखा होगा 4x, बिल्कुल सही आंसर है। 4x प्लस -18, तो केवल -18 इक्वल टू 0 लिख देता हूँ। तो x की वैल्यू हुआ 18/4। कितना होगा x की वैल्यू? 18/4, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो x की वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। तो जिसको मैं थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करके ऐसे लिख देता हूँ, 4 × 9/2 लिख देता हूँ, ठीक है। कर लेंगे। और इधर में क्या होगा, 2 × 9/2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। CaOCl2 का कितना आंसर है जरा देखिए। सेकंड का 2 आंसर एक बच्चा बता रहा है। CaOCl2 में थोड़ा लफड़ा है, इसलिए मैंने आपको बोला था करने के लिए। CaOCl2 में थोड़ा एक प्रॉब्लम क्या है जरा देखें आप। जब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, सभी बच्चे जरा स्क्रीन पे देखें, तो अगर आपने ऐसा ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, यहाँ पे जरा प्लीज देखना है, +2 प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा एक बार इधर निकालता हूँ, +2 × 1 प्लस -2 × 1, जरा प्लीज यहाँ देखना है, प्लस Cl के बारे में अगर हम बात करेंगे, किसी बच्चे ने अगर इस तरीके से वैल्यू रख के कैलकुलेट करता है, जो भी है XYZ इस तरीके से कैलकुलेट करता है, तो गलत आएगा। क्योंकि आपको पता है कि इसमें ये फिट नहीं बैठेगा, इसमें ये ऐसे करना पड़ेगा हमें। और इस तरीके से इसका -1 है, और इस तरीके से इसका +1 ऑक्सीडेशन नंबर। जरा देख लें आप, ये जो Cl है यहाँ पे कितना है, +1 और -1 में रेशियो में पहले से। और यहाँ पे कितना चार्ज है, 0 है। यहाँ पे चार्ज कितना है, 0 है। तो इस Cl से इस Cl में जाएंगे, जिसके भी रिस्पेक्ट में आइदर +1 या -1 के रिस्पेक्ट में लेंगे, तो टोटल चेंज की वैल्यू जरा देख लें आप। +1 के रिस्पेक्ट से लेते हैं तो 1 आएगा, और 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। -1 के रिस्पेक्ट में लेंगे आप, -1 के रिस्पेक्ट में अगर आप लेते हैं, तो यहाँ पे 2 की चेंजेस है, जरा देख लें आप, -1 और 1 इस तरीके से। तो 2 की चेंजेस है -1 के बाद। और टोटल एटम कितना इसमें लिखा हुआ है, 2, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। देख लें आप जरा सा। तो CaCOl2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एन फैक्टर एक नंबर है। एन फैक्टर क्या है, एक नंबर है, यानी एक एन फैक्टर के ऊपर कोई चार्ज डिफाइन नहीं हो सकता कि माइनस होगा कि प्लस होगा। एन फैक्टर क्या है, नंबर। इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन करवाया है CaCl2 को लेके। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि CaCl2 जो है कंट्राडिक्शन है, और बुक्स वाले मान के चलते हैं कि CaCl2 का जो हुआ एन फैक्टर कितना होगा, 0 होगा। क्यों मान के चलते हैं, क्योंकि इसमें कौन सा Cl यूज हुआ है ये आइडेंटिफाई नहीं है। कौन सा Cl यूज हुआ है आइडेंटिफाई इसमें नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है थोड़ा सा, तो क्वेश्चन जरा सा और। आप में से कोई बताएगा इसका इफेक्ट कितना होता है, देख लेते हैं एक बार इसको भी करके। एक क्वेश्चन थोड़ा काफी मुश्किल है, इसको कोई बताएगा। H2C2O4 डॉट 2NaC2O4 डॉट 3Fe C2O4, इस मॉलिक्यूल का इफेक्टर बताना है कितना होगा। इस मॉलिक्यूल का इफेक्टर कितना होगा ये बताना है। थोड़ा इसको जेई के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। प्रीवियस में जहाँ पूछा हुआ है उसके हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का इफेक्टर एक बार आपको एसिडिक मीडियम में बताना है कितना होगा, और एक बार ये जब रिड्यूसिंग एजेंट जैसा ट्रीट करेगा तो कितना होगा।
ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करेंगे, 2 मिनट टाइम। बार बार मैं बोलता रहता हूँ अपना कैमरा ऑन रखें, और आप लोग कहते हैं बिल्कुल ऑन नहीं रखेंगे, उसका कोई जवाब नहीं है। फर्स्टली सॉल्व करेंगे। दूसरा एक और क्वेश्चन है, मोअर सॉल्ट का एन फैक्टर कितना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मोअर सॉल्ट का एन फैक्टर कितना होगा ये बताना है। 2 क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करना है। अच्छे से नोट्स वोट्स पढ़ लो और तुम लोग उसका मुझे करके बताओ। समय बर्बाद मत करो, अपना भी समय देखो और हमारा भी समय देखो, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बाकी लोग क्या करने आते हैं, जसनप्रीत जसप्रीत जल्दी सॉल्व करेंगे इसे, जो इन दोनों में आसान लगता है उसे करेंगे। अभिनंदन, भव्या, नवजोत, ठाकुर, रेहान लिखा हुआ है, अभिजीत, इतने सारे हैं। ये लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सक्षम, ये लोग क्या करते हैं, बस आके बैठते हैं। क्वेश्चन करो बेशर्मो। मुझे करना चाहिए। आइए आप। तुम लोग की प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करेंगे, क्लास बहुत कम करेंगे, सिलेक्शन सबसे बढ़िया चाहिए, नंबर सबसे अच्छा चाहिए। भगवान ही मालिक है। मोर सॉल्ट का फैक्टर 1 होगा। जरा देखिए, मोर सॉल्ट का फैक्टर एक ने सही बताया है, 1 है। मोर सॉल्ट का पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये FeSO4, मैंने आपसे बताया था कि मोर सॉल्ट का फॉर्मूला थोड़ा में याद रखना बहुत जरूरी है, .6H2। इस केस में Fe2+ में Fe का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते हैं, मिनिमम ये है जिसका नाम फेरस है, और हाईएस्ट ये है जिसका नाम फेरिक है। तो मैक्सिमम FeSO4 जो होगा किस में कन्वर्ट होगा, Fe3+ में कन्वर्ट होगा। तो इसका फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। तो मोर सॉल्ट में इसका फैक्टर कितना है, 1 है। मोर सॉल्ट में इसका फैक्टर 1 है। और दूसरा क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है, मुझे ही करना पड़ेगा। जब ये कंपाउंड वाटर में गया होगा तो एसिड होता है जो H+ फायर करे, तो एसिडिक मीडियम में इसमें से केवल और केवल 2 H बाहर निकलेंगे, लेकिन इसलिए इसका फैक्टर कितना होगा, 2। ये कौन से 2 H बाहर जाएंगे, ऑक्सैलिक एसिड वाले। कौन से जाएंगे, ऑक्सैलिक एसिड वाले H+ बाहर जाएंगे, इसीलिए इसका फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। ये कौन सा फैक्टर हमने निकाला है, ये एन फैक्टर के बारे में हमने बात आपसे अभी बताया है, ये एसिडिक मीडियम का है। रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कार्बनिक रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, आप जानते हैं कार्बनिक रिड्यूसिंग एजेंट, इसके बारे में जरा सा देखना है आप। ये रिड्यूसिंग एजेंट तो आपको तो मैंने समझाया था, शायद मैं एक बार थोड़ा इधर एक इजी क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, और भी थोड़ा इजी कर लेते हैं, इससे भी इजी करते हैं। जरा यहाँ देखो, एक लिखा हुआ है Fe, स्क्रीन पे देखो, C2O4। तो मैंने आपसे बोला था इसका फैक्टर कितना होगा, तो मैंने बोला कार्बन को एज इट इज हम लिखते हैं, कार्बन को हम क्या करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं, कार्बन का नंबर एज इट इज। और Fe इसमें 2 में चार्ज में है, क्योंकि C2O4 जो पूरा मॉलिक्यूल है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। तो Fe2 चार्ज में है, तो Fe का एक और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ सकता है, वो कितना होगा, 3। तो इसका FeC2O4 का कितना जो होगा वैल्यू होगा, 3 होगा। इसी तरीके से अगर किसी बच्चे को मैंने बोलूं Na2C2O4 में एन फैक्टर, तो एन फैक्टर कितना होगा इसका जरा सा देखते हैं। कार्बन की वैल्यू तो 2 होगा, लेकिन सोडियम की वैल्यू 0 होगी। कितना होगा, सोडियम की वैल्यू 0। कैसे पता चला होगा, सोडियम राइट हैंड साइड में कभी भी लिख लो या लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी लिख लो, कहीं भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। कितना होता है, +1 होता है। इसीलिए सोडियम जो होगा उसके चार्ज को मेंशन नहीं करेंगे। इधर भी +1 है, उधर भी +1 है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। तो अगर मैं ऑक्सैलिक एसिड के बारे में बात करूंगा, इस वाले मॉलिक्यूल में H2C2O4 में कितना फैक्टर है, 2। यहाँ पे जरा देखो, 2 का पहले मल्टीप्लाई फिर 2, यहाँ पे जरा देख लें आप, ये 2 का मल्टीप्लाई और ये 2, ये वाला 2, ये 2 अपनी मर्जी से हमने लिया है। और यहाँ पे जरा सा देखेंगे हम, तो 3 का मल्टीप्लाई, और इसके बारे में हम बात करेंगे तो 2+1, 2+1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9, देख सकते हैं कितना हो गया, 9। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे इजिली, 2+4 6 और +9 कितना होगा, 15। जरा से कॉपी कर लें, जरा मैं आंसर देख लूं, प्रीवियस के सेट में ही आया हुआ है, क्या इसका आंसर इतना ही है या कुछ चेंजेस है, एक बार जरा से देख लेते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 15 आंसर वहां पे लिखा हुआ है।
मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने ये कैसे निकाला। H2C2 एक शॉर्टकट हमने लिख रखा हुआ ऑक्जेलेट में हमने शॉर्टकट लिख रखा हुआ, उसके हेल्प से हमने किया है। क्वेश्चन थोड़ा ही लिखना है 25 ml, थोड़ा फास्टली करेंगे। 25 ml of acidified KMnO4, 25 ml of acidified KMnO4, 25 ml of acidified KMnO4 react completely, react completely, 3.4 mg, 3.4 mg, 3.4 mg of H2O2, of H2O2, determine H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखा है, determine normality and molarity of KMnO4 solution, determine normality and molarity of KMnO4 solution, determine normality and molarity of KMnO4 solution। जल्दी से करेंगे। जल्दी से करके बताएंगे नॉर्मेलिटी कितना होगा और मोलारिटी कितनी होगी। एक दो क्वेश्चन फॉर्मेलिटी के भी कर लेंगे। जल्दी करो तुम लोग, क्योंकि एक दो क्लासों में टॉपिक रैपर प्रेशर के आसपास तक पहुंच जाना चाहिए। नॉर्मेलिटी 20 गलत। एक ने भेजा है नॉर्मेलिटी 20, पढ़ते ही पता चला गलत है। अब आप देखिए अब कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, जल्दी से करना है आप। मैं करता हूँ, आइए। देखिए सबसे पहले तुम लिखेंगे, यहाँ देखो, EQ ऑफ KMnO4 इक्वल टू, आपको पता होगा EQ ऑफ H2O2 हमें लिखना पड़ेगा। तो ये हम लिखेंगे क्योंकि बैलेंस हो नहीं सकता है, आप जानते हैं। बैलेंस क्यों नहीं होगा, डाटा पूरा लिखा नहीं है, बैलेंस करके हम टाइम लॉस करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 लिखेंगे। ठीक है। मोलारिटी 4 ml, किसी ने 4 मोलर बोला है, वो भी गलत है। देखिए आप, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो लिखेंगे N×25, N×25 लिखेंगे, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर इधर बात करेंगे तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2×3.4 लिखा हुआ है mg, तो इसको ग्राम में हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ml में है। और यहाँ हम कितना लिखेंगे, 34, कितना लिखेंगे 34, इसका मास होता है 34। तो समझ गए होंगे ये 10 हो गया होगा और ये भी खत्म हो गया होगा, ये कितना हो गया होगा, 5 हो गया होगा। तो मेरा तो यहाँ से n की वैल्यू कुछ और ही आ रहा है, मेरा आ रहा है 1/25, 1/125 आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। और अगर मोलारिटी के बारे में बात करूंगा तो ये होता है एन फैक्टर इनटू मोलारिटी। एन फैक्टर क्वेश्चन में पढ़ के पता चल रहा है एसिडिफाइड KMnO4 एसिडिफाइड है मतलब 5 रखेंगे। बेसिक में 1, एसिडिक में 5, न्यूट्रल में 3, पैन 153 तो 5। और मोलारिटी जब हम देखेंगे क्वेश्चन में, ठीक है, मोलारिटी में निकालना है तो ये हम लिख देंगे, और एन के जगह पे हम कितना लिखेंगे, 125। यहाँ से एम की वैल्यू आएगी 625, मेरा आंसर आ रहा है। अब जरा गलत आ गया आपको, 625 आंसर आएगा, जो गलत आ रहा है आप लोग देख लीजिए अच्छे से।
ठीक है, एक बार जरा मैं पूरी बातें यहाँ पे लिखता हूँ, आप इसको कॉपी कर लो। क्या इंपॉर्टेंट, एक बार जरा समेत लिख देता हूँ, आप मुझे थोड़ा ट्राई कर लेना घर पे यार। कंसंट्रेशन टर्म में परसेंट V बाई V बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंट W बाई V इंपॉर्टेंट है, और कैपिटल N बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ MEQ, EQ, N फैक्टर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशन बिटवीन, एनसीईआरटी में तो एग्जाम्पलर में यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देख लेना। रिलेशन बिटवीन कैपिटल M, कैपिटल N एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छे से तैयार करना है। फिर स्मॉल m बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम मोलालिटी है, लिख देता हूँ। x बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मोल फ्रैक्शन नाम है, x बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंट W बाई W इंपॉर्टेंट है। और एक ppm है जो अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। ppm है, जरा इनको देखने वाले हैं, इनको करना है। आप मोल कॉन्सेप्ट 2 में जरा इन टॉपिकों पे काम करना है। जिस बच्चे को एन फैक्टर निकालने में दिक्कत आती होगी तो मुझे ड्यूरिंग लेक्चर, जैसे किसी बच्चे ने बताया था, मैंने वो उसमें लेक्चर लेके अच्छे समझा दिया है। एन फैक्टर के लिए ऑक्सीडेशन नंबर अच्छे से तैयार होना चाहिए, तभी इसको हम कर पाएंगे। आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ के प्रीवियस में देखेंगे तो क्वेश्चन आए हुए हैं, नॉर्मेलिटी से, मोलारिटी से, परसेंट W से, ppm से, इन सारे सीक्वेंस ऑर्डर से क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन हमारी कोर्स में तो केवल छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन सब क्वेश्चन आया हुआ है। फिर फॉर्मेलिटी हमने बता दिया आपको, फॉर्मेलिटी में कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है, बस ये आयनिक कंपाउंड पे वैलिड है, बाकी सारी बातें सेम है, सेम फॉर्मूला है, सब कुछ कंसेप्ट भी क्या है, सेम लिखा हुआ है, इसलिए फॉर्मेलिटी को लेकर परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। तो एक बार जरा सभी बच्चे देख लें, परसेंट Cl2 इन ब्लीचिंग पाउडर। उससे पहले अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो जरा मुझे मैसेज करके बताएं। परसेंट अवेलेबल या परसेंट अवेलेबल ऑफ क्लोरीन के पहले जरा से देख लें इन ब्लीचिंग पाउडर। अगर उससे पहले कोई टॉपिक में डाउट है तो जरा मुझे बताएं, और डाउट नहीं है तो जरा यस मैसेज जरा ड्रॉप करना है। परसेंट अवेलेबल ऑफ क्लोरीन तक अगर देख लीजिए, कोई डाउट है तो जरा मुझे बताएं, अदरवाइज डाउट नहीं है तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करें। जल्दी करेंगे प्लीज, वहां तक देख लीजिए, और देखने के बाद मुझे बताइए अगर कोई डाउट है तो ठीक है, और नहीं तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। अभी जो टेस्ट हम लोग रखेंगे सॉलिड स्टेट, और मैं सोच रहा हूँ केवल कंसंट्रेशन टर्म का रखें, वेपर प्रेशर वगैरह ना रखें। अभी हम लोग कंसंट्रेशन टर्म का रख लें, क्योंकि ये सब बहुत डिफिकल्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्चुअली डिफिकल्ट सेंस ये नहीं है कि न्यूमेरिकल है, डिफिकल्टी ये है कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, फॉर्मूले याद करना पड़ता है, तो बच्चे कर नहीं पाते। तो कंसंट्रेशन टर्म जितना हमने देखा है, ये मोल कांसेप्ट 1, मोल कांसेप्ट 2 और सॉल्यूशन का ये जो पूरा टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सॉलिड स्टेट, ये दो चैप्टर है, वो 30 को टेस्ट है, 30 अप्रैल और 4 मई को भी पेपर है केवल सॉलिड स्टेट का। देख लीजिए आप, कोई डाउट है तो डाउट भेजिए, डाउट नहीं है तो यस मैसेज जरा ड्रॉप करना है। देख लीजिए, कोई डाउट है तो डाउट भेजिए, डाउट नहीं है तो जरा यस मैसेज जरा ड्रॉप करना है। दो चैप्टर 11th का मैं मान के चलूंगा आपका बहुत अच्छा चल रहा है, जिसमें मोल कंसेप्ट 2 है। मोल कंसेप्ट 2 इतना बड़ा चैप्टर है, आपको मैं बताऊं कि ये भी डी एंड एफ में आएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आएगा, अभी सरफेस केमिस्ट्री में आने वाला है, इलेक्ट्रो में आएगा, आप इसको रोक नहीं सकते।
मैसेज नहीं ड्रॉप ड्रॉप करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया नहीं आया? पीपीएम देखते हैं, पीपीएम क्या है? यहाँ देखो, पीपीएम के बारे में थोड़ा सा देखो। ये हमेशा इन टर्म ऑफ CaCO3 हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये है पीपीएम के बारे में। सेकंड पॉइंट ये है, इसमें वेट ऑफ CaCO3, यहाँ जरा देखेंगे, वेट ऑफ CaCO3 प्रेजेंटिंग, थोड़ा यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ हार्ड वाटर लेना है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि कई बुक्स में पीपीएम लिखा होगा, जैसे पीपीएम का नाम है पीपीएम एक हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक टॉपिक लिखा हुआ है पीपीबी भी लिखा हुआ। ठीक है, ये लिखा हुआ पार्ट्स पर मिलियन, यहाँ पे लिख देता हूँ, पार्ट्स पर मिलियन लिखा हुआ है ये, और यहाँ लिखा हुआ पार्ट्स पर बिलियन लिखा हुआ है। तो पीपीबी एक वर्ड हुआ, लेकिन हमारे कोर्स में पीपीबी एक आध बार कहीं आएगा तो आपको परेशान नहीं होना है, जीरो बस बढ़ा देंगे, जीरो इसमें बढ़ा देंगे, लेकिन हमें पीपीएम ही लेना है, पीपीएम हमारे सिलेबस में रहता है। 10⁶ ग्राम ऑफ हॉट वाटर। थर्ड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी पीपीएम हम कैलकुलेट करते हैं तो वेट ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, और वेट ऑफ सॉल्यूशन कायदे से होता है वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। और आपको ध्यान रखना है कि वेट ऑफ सॉल्यूट को जो आपको जीरो मान के चलना है। तो जो इस बार क्वेश्चन में जब भी आएगा तो वेट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो कितना होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा, कितना होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो पीपीएम के केस में सॉल्यूट का मास हम एज्यूम नहीं करते हैं, जो सॉल्वेंट का मास होता है वही क्या होता है हमारा, बेसिकली क्या होता है, सॉल्यूशन का मास होता है। तो पीपीएम से मैंने देखा है 3-4 क्वेश्चन प्रीवियस में आया हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन अगर मैं जेईई मेंस से बोलूं तो पूछा हुआ है किसके टर्म में डिफाइन करना है, CaCO3 के लिए डिफाइन करना है। सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है वेट को लेके, और 10⁶ और 10⁸ को लेके पूछा हुआ है कि 10⁶ वैल्यू सही है या 10⁸ है। मैंने आपको समझाया कि मिलियन और बिलियन देख लेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर मिलियन लिखा होगा तो 10⁶ लिखेंगे, बिलियन लिखा होगा तो कुछ और वैल्यू एज्यूम करेंगे। इसके बाद पीपीएम से न्यूमेरिकल एक दो आया हुआ है जिसको मैंने आपकी क्लास में करवाया है, जो जेईई एडवांस में प्रीवियस में आया हुआ है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। वापस थोड़ा हम सॉल्यूशन की ओर अपने आ जाए, जो टॉपिक हमने सॉल्यूशन में देखा था। सॉल्यूशन में लास्ट क्लासेस में जरा देखें, हमने लिखा था इवेपोरेशन। जरा इसको हम जल्दी सी बार समझा के लाएं आपको, इवेपोरेशन, ताकि मेरे को पढ़ाने में कमिंग क्लास से दिक्कत ना हो। इवेपोरेशन के बारे में मैंने आपसे बता दिया है कि ये क्लास नोट्स मैंने मतलब लेक्चर पढ़ा दिया, आप वहां से देख सकते हैं, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है। ये क्या है, इवेपोरेशन होने के लिए कंटेनर लेंगे। इस कंटेनर में मैंने आपसे बोला है ओपन कंटेनर होना चाहिए, क्योंकि ओपन कंटेनर होगा ये, अगर ये ओपन कंटेनर होगा तो यहाँ से वेपोरेट होके ऊपर मॉलिक्यूल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया, और इस तरीके से इस कंटेनर में वाटर मॉलिक्यूल फिल है यहाँ तक। जब कुछ मॉलिक्यूल वापस मतलब ऊपर होंगे तो कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे नीचे होगा। मान लेते हैं नीचे में एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पड़ा हुआ है, ये 100% एक ही टाइप का लिक्विड है, तो बुक्स में लिखा होगा प्योर लिक्विड, बुक्स में लिखा होगा प्योर लिक्विड, जिसको हम ए मान लेंगे। हमने ए क्यों माना है, क्योंकि एक बार हम इवेपोरेशन देख रहे हैं केवल एक लिक्विड का, एक बार हम देखेंगे दो लिक्विड का, और एक बार दोनों को जब दोनों को मिक्स करके सेक करेंगे, सेक करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा हम वो देखना चाहते हैं। तो पहले हमने इजी के लिए देखा है प्योर लिक्विड जो 100% एक ही टाइप का है, मतलब ए टाइप का सॉल्यूशन है, ए इज अ वेरिएबल, अपनी मर्जी से मैंने मान लिया। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल ऊपर रहते होंगे उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा उस सेंटर में रहने का रीजन ये है कि इसके इधर भी ऐसे ही होगा, इधर भी ऐसे ही होगा, और इधर भी ऐसे ही मॉलिक्यूल होगा, ऊपर भी ऐसा होगा। जो इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे लगाएंगे, इक्वल को बुक्स में लिखा होगा यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसकी वजह से बीच में जो ए नाम का मॉलिक्यूल है ये एज इट इज रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लग रहा है। अब जैसे इसको हम हिट करेंगे, जैसे हिट करेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल ए नाम का ऊपर में पड़े हुए हैं, ये क्या करेगा, अपना ये बॉन्ड तोड़ के, और यहाँ से इजीली क्या होगा, इवेपोरेट होगा। ये इजीली क्या होगा, ये सारे बॉन्ड तोड़ तोड़ के यहाँ से क्या होगा, इवेपोरेट होगा। नीचे से भी बॉन्ड तोड़ेगा, नीचे वाला भी वाटर मॉलिक्यूल का एक लेयर है, तो नीचे वाला भी तोड़ेगा और ऊपर वाला तोड़ के यहाँ से इवेपोरेट होगा। तो इवेपोरेशन में मुझे 4-5 चीजें दिखाई दे रही है। पहली चीज, ये ओपन कंटेनर होना चाहिए। दूसरा दिखाई दे रहा है कि मॉलिक्यूल 100% प्योर लिक्विड रहना चाहिए किसी भी तरीके का, या तो आप सॉल्यूट सॉल्वेंट जो देखना चाहते हैं उससे देख लेंगे आप।
थर्ड पॉइंट ये दिखाई दे रहा है कि जिस मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कमजोर होगा, ध्यान से सुनना है, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना वीक होगा वो इजीली वहां से क्या होगा, इवेपोरेट होगा, भागने की कोशिश करेगा। तो एक ये बात है। अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो मैंने आपसे बताया था पिछले क्लास में कि अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं दसवा से जलंधर या कहीं जा रहे हैं आप मार्केट वार्केट में, होली का टाइम चल रहा है, दो बच्चे अगर हमारे घर के छत पे बैठे हुए हैं और उन्होंने बोला कि हमें रंग खेलना है, तो गार्जियन क्या करता है, एक बाल्टी पानी ले जाकर रख देता है छत पे, ले होली खेल। उसको बोलता तो है नहीं कि रंग इतना महंगा आता है आज के डेट में, कलरफुल बहुत चीजें हैं लेकिन महंगी हैं, बच्चे को दे देते हैं, बच्चा उठाता है पानी फेंक देता है। आपके जैसे ही शर्ट पे पानी गिरेगा, आपको गुस्सा आएगा लेकिन उतना नहीं आएगा क्योंकि आपको पता है कि इवेपोरेट हो जाएगा। कैसे पता चलेगा? तो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? वीक है, इजीली इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन आपके ऊपर आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी बच्चे ने हनी फेंक दिया, ठीक है, आपके पड़ोस में या आप जिस सीट पे बैठे हो उसी सीट के बगल में कोई लड़का या लड़की बैठा हो जिस जो हनी वगैरह का डिब्बा रखा हुआ और उसने जैसे खोला तो उस हनी आपके शर्ट पे गिर गया। उसकी विस्कोसिटी, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है। आप जानते हैं वो इजीली सूख नहीं पाएगा या इजीली ड्राई वहां पे नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इस पूरी बात का सार यही निकल रहा है कि जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होगा उसका इवेपोरेशन कम होगा। इसके बाद आपने देखा होगा घरों में कि अगर छत पे अगर हम थोड़ा सा एक गिलास पानी अगर हम सरफेस पे डाल दें या और एक गिलास पानी हम ऐसी कंटेनर में रखें, तो दोनों में तेजी से इवेपोरेशन उसका होगा जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा। इसके बाद अगर हम ड्राई एयर के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कई बार गर्मी के दिनों में जब काफी टेम्परेचर हाई हो जाता है, मई जून के टाइम में भी जब आएगा, तो हम छत पे कोई कपड़ा डालते हैं या कोई हैंकी वगैरह हम तुरंत वहाँ बैठ करके डालेंगे, तुरंत इवेपोरेट हो जाता है। बेसिकली क्या है कि ड्राई एयर चलता रहता है। ड्राई एयर भी क्या होता है, तेजी से इवेपोरेशन, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन बोलेंगे हम, तेजी से होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी बात क्लियर हो पा रहा होगा। इवेपोरेशन क्या था हमने देखा। अब जरा सा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वेपर प्रेशर जरा सा देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो, वेपर प्रेशर जिसको हम लोग थोड़ा सा वीपी लिख देते हैं। वेपर प्रेशर एक तरीके का कांस्टेंट है, जरा प्लीज यहाँ देखें। एक आयनिक इक्विलिब्रियम में और केमिकल इक्विलिब्रियम में केसी केपी, केमिकल इक्विलिब्रियम हमने देखा था। आयनिक में के आई देखा है, के देखा है, के वी देखा है हमने, के एस पी देखा है और के आई पी हमने देखा है। ये सारे कांस्टेंट हमने देख लिए हैं। क्लास 11th में केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने पढ़ाया था और आपने वहां से अटेंड कर लिया था। अब ये तो वर्ड जो है यहाँ से ये तीन चार वर्ड को लेके बार बार, बेसिकली यहाँ तक तो तीन को वर्ड को बार बार डिफाइन किया हुआ एनसीईआरटी में, इन तीनों को ले लेके बार बार वेपर प्रेशर वर्ड आए, केसी केपी के आई को लेके वेपर प्रेशर वर्ड आएगा। तो हम भी क्या करेंगे, इन तीनों वर्ड को लेके थोड़ा सा एक बार देखने की कोशिश करेंगे वेपर प्रेशर क्या है। आपको तो पता है केसी केपी के आई के बी के एस पी के आई पी, इन सबों को ब्रह्मा जी का वरदान है। तो क्या वरदान है? ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा कि तुझे बस टेम्परेचर इफेक्ट करेगा, बाकी लोग आएंगे जाएंगे कुछ भी रोल प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि इनको ली शेडले प्रिंसिपल इसमें अप्लाई होता है। सब बातें हमने अच्छे से देख लिया है। वेपर प्रेशर के लिए हम क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं, जो कंटेनर इस तरीके से रहेगा, कैसा रहेगा, क्लोज कंटेनर रहेगा। आपको याद होगा इक्विलिब्रियम के लिए भी हम क्लोज कंटेनर ले रहे थे। मैं एक बार इक्विलिब्रियम से और गैस स्टेट सब कंपेयर कर करके बताऊंगा। तो वहां भी क्लोज कंटेनर, यहाँ भी क्लोज कंटेनर। इवेपोरेशन में आपको याद होगा मैंने बताया था ओपन कंटेनर होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जरा देख लें आप, सॉल्यूशन एक ही टाइप का लेंगे, जो हमने एक टाइप का सॉल्यूशन यहाँ पे ले लिया इस तरीके का, और एक टाइप का सॉल्यूशन का नाम क्या है, प्योर लिक्विड। और कौन सा लिक्विड है ये, अपनी मर्जी से मैंने माना है ये। और बीच में आपको तो पता है ये मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि इसके पास ऐसे ही चारों तरफ से फोर्स पे अट्रैक्शन लगा रखे हैं, मॉलिक्यूल यूनिफॉर्म लग रहा है फोर्स, जिसकी वजह से ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा। जो ऊपर में है उनमें वन डायरेक्शन में फोर्स है। अब होगा क्या, जरा देखना प्लीज। इसको जब हम हिट करेंगे तो यहाँ से इनमें से कोई एक एटम पहली बार वेपरेट होके, पहली बार वेपरेट होके वो यहाँ पे जाएगा। मान लेते कोई बार पहली बार एटम यहाँ वेपरेट होके आया, तो फर्स्ट एटम वेपर होगा, तो बोलेंगे हम फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर बन रहा है। क्या बन रहा है? फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर बन रहा है। फिर धीरे धीरे ऐसे ही कुछ और दिखाई देगा ऊपर, हमें ऐसे कुछ और दिखाई देगा। कुछ और का मतलब ऊपर धीरे धीरे क्या होगा, वेपर बनना शुरू हो जाएगा। तो ऊपर के प्रोसेस में वेपर है और नीचे के प्रोसेस में लिक्विड है। जरा प्लीज यहाँ देखिए। और यहाँ से ऊपर की ओर जाने में इवेपोरेशन हो रहा है, नीचे से ऊपर जाने में इवेपोरेशन हो रहा है, और वापस ऊपर से नीचे आने में क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। कैसे पता चला नीचे आ रहा है तो कंडेंसेशन हो रहा है? क्योंकि कंटेनर क्लोज कंटेनर है। कंटेनर कैसा है, क्लोज कंटेनर है। तो वापस क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा कि शुरू में इवेपोरेशन बहुत तेजी से होगा और कंडेंसेशन स्लो होगा। और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि कंडेंसेशन बहुत फास्ट हो और इवेपोरेशन कम हो। लेकिन एक टाइम ऐसा 100% आएगा कि जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा, और जैसे ही दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जैसे ही दोनों बराबर होगा, तो हम बोलेंगे इसमें के आ गया। के का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया।
जब किसी क्वेश्चन में, या मैंने आपको कई बार बताया है कि केमिकल का कोई भी चीज़ आप खोल लो, कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी खोल लो, उसमें 100% इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम के आने से प्रोडक्शन की कमी हो जाती है, आप जानते हैं। अमाउंट कम बनता है, जिसकी वजह से कंपनी लॉस में जाती है, जिसको सेव करने के लिए हम लीच-एडिलिटी प्रिंसिपल को अप्लाई हम करते हैं। अब यहाँ पे के आ जाएगा, तो के को हम कैसे देखेंगे, ज़रा-सा देखते हैं हम। तो इस बात को हमने ऐसा लिखा है कि H2O, ज़रा प्लीज़ यहाँ देखना है, लिक्विड, और यहाँ लिखा हुआ है H2O गैस। गैस या वेपर एक ही बात है, आप जानते हैं। गैस या वेपर एक ही बात है। आपको तो पता है इसका हम केसी नहीं लिख सकते हैं, इसका हमें क्या लिखना पड़ेगा? केपी लिखना पड़ेगा। केपी हमने क्यों लिखेंगे? क्योंकि केसी का मतलब है कंसंट्रेशन, केपी का मतलब क्या है? इन विद रिस्पेक्ट टू गैस, तो गैस के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे, तो केपी इक्वल टू निकालूंगा यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर बाई 1। ये 1 कहाँ से आया? लिक्विड के लिए हम 1 लेते हैं। कहाँ से लिखा हमने? केमिकल इक्विलिब्रियम के नोट से लिखा है। केमिकल इक्विलिब्रियम की क्लास नोट्स में आप देखेंगे रिलेशन बिटवीन केपी केसी, ऐसा हमने क्वेश्चन एक करवाया होगा, रिलेशन बिटवीन केपी केसी एंड राइट द एक्सप्रेशन ऑफ केपी एंड केसी। उनमें ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो केसी इसका निकाल नहीं सकते हैं, केपी कितना होगा? PH2O by 1। तो फाइनल यहाँ से केपी इक्वल टू हमें दिखाई देगा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। ये जो केपी है, इसी का नाम अब क्या है यहाँ पे? वेपर प्रेशर है। ये केपी का नाम वेपर प्रेशर क्यों है, हम कमिंग क्लासों में देखेंगे, लेकिन इसी का नाम क्या है? वेपर प्रेशर है। इसका मतलब केपी को ब्रह्मा जी का वरदान था कि केवल इसको टेम्परेचर चेंज करेगा, बाकी लोग इसको कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम जब देखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम में जब देखेंगे आप, और लीच-एडिलिटी प्रिंसिपल वगैरह को देखेंगे, तो सेम सारे रूल भी वेपर प्रेशर में अप्लाई होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर भी एक तरीके का कैसा है? अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इसको देख लेना है। विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन, ये सारे टॉपिक गैस स्टेट के लास्ट पेज में लिखे हुए थे, और वहां पे लिखा होगा लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट का ही नाम हमारे क्लास 12 में नाम सॉल्यूशन है। लिक्विड स्टेट और सॉल्यूशन दोनों वर्ड क्या है? सेम है। तो हम लोगों ने सॉल्यूशन का जो एक पार्ट है, जो बेसिक पार्ट है बेसिकली, इसको हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग कमिंग क्लास, यानी कल की क्लास, जो मुझे ये टॉपिक शुरू करना चाहिए था आज की क्लास में, लेकिन इसे हम लोग कल से शुरू करेंगे, और हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर एक बार अच्छे से। अब वेपर प्रेशर का फैक्टर देखेंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे राउल्ट्स लॉ, जो एनसीईआरटी का टॉपिक है। हेनरी लॉ एनसीईआरटी में पहले लिखा हुआ है, पेज नंबर 2 या 3 पे हेनरी लॉ लिखा होगा, लेकिन हेनरी लॉ में एकदम लास्ट में करेंगे, क्योंकि वो आसान टॉपिक है, और थोड़ा मुश्किल वाले टॉपिक को हम एनसीईआरटी में पहले करेंगे। जैसे राउल्ट्स लॉ हम करेंगे, पहले करेंगे, मोल फ्रैक्शंस हम पहले करेंगे, और कोलिगेटिक प्रॉपर्टी में हमने स्टार्ट नहीं किया है, तो कोलिगेटिक प्रॉपर्टी हम पहले करेंगे, और लास्ट में ले जाकर हम हेनरी लॉ को करेंगे, तो हमारा कवर हो जाएगा। मेरे हिसाब से 5 मई के आसपास तक ये चैप्टर हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।